गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आप लोगों के समक्ष आज शिखर पर सीरीज में एक और नए मेहमान का स्वागत है, जो हमारे मित्र हैं विवेक सिंह राजपूत जी, जो वर्तमान में अन्यारी गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं, या हम ये कह सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। तो इन्होंने जो उच्च माध्यमिक शिक्षक तक का जो सफ़र तय किया है, इस दौरान इनकी क्या जर्नी रही, और मैं एक और बात से अवगत करा दूं, सर के द्वारा MPPSC में मेंस भी लिखा गया है और इंटरव्यू भी दिया गया है। तो इनकी जो जर्नी है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। सभी मेरे जो छात्र हैं बिल्कुल सर की जर्नी को सुने और उन्हीं के शब्दों से सुने जो वो अपनी तरफ से बयान करेंगे आपके समक्ष। जी सर, आप व्यक्त करें। सबसे पहले भड़ाना सर का एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने मुझे इस मंच को साझा करने योग्य समझा, और आप सभी जो भी व्यूअर्स हैं उन सब का भी मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके इसे लगातार प्रसारित कर रहे हैं। ठीक, मेरा नाम विवेक सिंह राजपूत है, मैं मुरैना शहर से निवास करता हूं, और मैंने अपनी तैयारी लगभग 2009-10 से शुरू की थी। उस दौरान शुरुआत में प्रारंभ में ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था कि मैं अमुक जॉब के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन घर वालों के द्वारा मार्गदर्शन देने पे और कुछ वरिष्ठ जनों और गुरुओं के सहयोग के कारण ऐसा संभव हो पाया कि मैं सही दिशा को चुन पाया। जैसा कि आजकल के छात्रों में एक दिग्भ्रमित होने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मेरे मित्र भड़ाना जी के प्रयास के द्वारा वो सही माध्यम और सही मार्ग पर आज लौट रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। मैं भड़ाना जी से लगातार संपर्क कर रहा था कि सर सीरीज में थोड़ा सा स्थान मुझे भी दीजिए, तो आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भड़ाना सर के मंच पे आ सका। नहीं सर, आपका जो जर्नी रही बहुत ज़बरदस्त है, और आपके कारण मुझे उम्मीद है कि मेरे जो छात्र हैं और आपके भी जो छात्र हैं, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं, हम एक ही श्रेणी के एक ही नाव के दो पहिए हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है बहुत स्ट्रगल रही है। जैसे आपने दिल्ली के लिए प्लान किया, आपने फिर दिल्ली में तैयारी की आपने, और आप इसके बाद फिर तुरंत आप शिक्षक की ओर बढ़े और एक शिक्षक के बड़े पद पर पहुँचे आप। तो इस दौरान जो जर्नी रही है, आप उसको थोड़ा बच्चों के समझ बयां करें। जी सर, सबसे पहले तो ये है कि तैयारी जो शुरू की थी वो एक अजीब दास्तान है। घर वाले चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं और MBBS के लिए थोड़ा ट्राई करूं, लेकिन घर वालों की मैंने अपेक्षा की, और अपेक्षा करने के बाद मैंने माइक्रोबायोलॉजी से BSc की, और माइक्रोबायोलॉजी BSc के बाद घर वालों ने एंट्रेंस की बोला कि एंट्रेंस दीजिए कैंसर हॉस्पिटल में। उस समय होता था MSc बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी से वहाँ से एंट्रेंस क्रैक कर लिया, लेकिन घर वालों से मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो घर वालों ने कहा तो आप क्या करोगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि एक साल फुल टू मस्ती करना है, पढ़ाई नहीं करना। लेकिन कुछ समय बाद उस समय राजेश गुप्ता जी, जो उस समय SP रेलवे थे, उनका घर पे आगमन हुआ। तो उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, तो मैंने बड़े बुलंद आवाज़ में कहा कि PSC की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा PSC की तैयारी कर रहे हो, तो कहाँ से कर रहे हो? मैंने कहा घर से ही कर रहे हैं। कि कैसे कर रहे हो? कि स्वयं ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप स्वयंभू हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अब हम आपको सलाह देते हैं, आप दिल्ली जाइए, और मेरे मित्र हैं अजय कुमार जी, उनके पास आप जाइए, वहाँ पे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। यानी आपके लिए प्रेरणा स्रोत वही है फिर? हाँ, वही मेरे प्रेरणा स्रोत बने। उसके बाद मेरे घर वालों को पता था जैसी कि मेरी आदतें थीं, तो पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन पढ़ने में मन कम लगता था। तो घर वाले मुझे छोड़ के आए थे, और जैसे ही उन्होंने छोड़ा मुझे दिल्ली, तो ताऊ जी जब तक लौट पाते उससे पहले मैं घर आ गया था। ताऊ जी ने कहा बेटा ये क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, ये ट्रायल पैक था, मैं देख रहा था घर कितनी जल्दी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा घर जितनी बार आओगे वापस वहीं ले जाएंगे। तो मैं समझ गया कि अब ये मुझे पढ़ा के ही मानेंगे, तो मैंने भी ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, और इस तरह से मेरी तैयारी शुरू होती है। तैयारी शुरू होने के दौर में 2011 में मेरा सबसे पहले जो है UPSC के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम होता है, वो मैंने क्रैक किया। उसी दौरान मैंने SSC CGL भी निकाला प्री, और IB का जो इंटरव्यू होता है वहाँ तक मैं पहुँचा। और 2011 में MPSI की वैकेंसी आई थी 2012 के कैलेंडर के नाम से, तो उसे भी क्रैक किया, और उसे क्रैक करने के बाद मैंने फिजिकल दिया। तो इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम रहे, तो इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। यानी आपने तो झंडा गाड़ दिया सर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम निकाला आपने, CGL का प्री निकाला आपने,
और इसके अलावा MPSI भी निकाला आपने। सर ऐसा क्या खा के जाते थे सर, पेपर एकदम निकल जाते थे? नहीं सर, वो केवल कि मेहनत। बच्चों को कुछ गुरु मंत्र दे दिया जाए? गुरु मंत्र केवल एक ही है, जो आपके मार्गदर्शक हैं उन पर पूर्ण रूप से भरोसा कीजिए। यानी समर्पण होना चाहिए। समर्पण होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और लगातार आप किसी कार्य को कर रहे हैं उसे द्रुत गति से करने का प्रयास करें। लोग करते क्या है कि सबसे बड़ी समस्या उनकी ये होती है कि आज वो करते हैं कि आज मैं व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, कल मैं यूपीएससी की करूँगा, जो मैंने भी की थी। मेरी जो प्रारंभिक गलतियों में से एक गलती ये थी कि जो भी एग्ज़ाम आता था मैं सारे एग्ज़ाम देता था, जिस वजह से मैं प्री का फेज तो पार कर लेता, लेकिन जैसे ही मेंस वाला फेज आता था मैं कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से या किसी न किसी कारण से बाहर रह जाता था। तो यानी आपने आपने जो MPPSC जो दिया है आपने, कौन सा अटेम्प्ट किया था आपने, किस ईयर में दिया? जी MPPSC मैंने 2011 से देना शुरू किया था। उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो जो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट होता था वो स्केल्ड हो जाता था। तो स्केलिंग की वजह से मेरे 114 मार्क्स होने पर 120 में से उस समय हुआ नहीं था। तो उसके बाद से जब CSET आया 2013 से, तो लगातार मैं मेंस देता रहा था, और 2013 में मैंने MPSI भी दिया था। तो उस दौरान मेरा भी फिजिकल में सिलेक्शन हुआ था। लाल परेड ग्राउंड भोपाल में 2 मिनट 40 सेकंड की पहली बार दौड़ हुई थी। तो उस दौड़ में जब दौड़ने गया तो पूरा जो होता है एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह मैंने पूरा प्रयास किया, और उस प्रयास में मेरा 2.41 सेकंड कुछ पिको सेकंड में आया था। लेकिन हालांकि फाइनल 1 सेकंड से इतिहास बनाते बनाते रह गए। हाँ, जो भी है, लेकिन अगर वहाँ पर अगर हो जाता तो आज मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी राजपत्रित अधिकारी नहीं होता। ये भी एक हिस्सा है। उसके बाद 2000 हमें मान लें कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। भगवान ने आपके लिए बहुत सी चीज़ें प्री प्लान की हैं, और आपको बस आपने गुरु को देखते हुए चलना है कि गुरु आपसे क्या चाहता है। मेरे गुरु मुझे कुछ बनाना चाहते थे और मैं बनना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब समझ आई तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे बनना है। तो फाइनली आज मैं पदस्थ हूँ और अपने जॉब को कर रहा हूँ। जो भी मेरे से हो सकता है मैं छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपने जो जर्नी स्टार्ट की, आपने मुरैना से जर्नी स्टार्ट की, तो आप जानते हैं मुरैना की क्या पहचान है? जी, बागियों का गढ़ कहा जाता था एक समय। तो वहाँ पर नॉर्मल बात पर लड़ाई लड़ना नॉर्मल सी घटना है। तो अभी एक मुरैना के जो SP साहब हैं, उनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक भाषण दिया था कि मुरैना के जो व्यक्ति हैं वो या तो अच्छा करेंगे, जितना अच्छा करेंगे कोई कर नहीं सकता, या फिर इतना बुरा करेंगे इतना कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये या तो अप रहेंगे या डाउन रहेंगे। जी, इस क्षेत्र का चाहे वो भिंड कह लीजिए, मुरैना कह लीजिए, ग्वालियर कह लीजिए, श्योपुर कह लीजिए, ये बेल्ट ही ऐसा है। यहाँ पर माँ चंबल की ऐसी कृपा है, लोगों के खून में एक शक्ति, एक ओज बहता है। उनका जो डेडिकेशन होता है, यदि उनने कह दिया कि मुझे ये करना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज UPSC का रिजल्ट आया है और इसी तरह से 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो भैया नारी शक्ति ने जलवा ही कर दिया। नारी शक्ति ने बिल्कुल जलवा किया है, और टॉप 4 में लड़कियां हैं। टॉप 4 में लड़कियां हैं, और लड़कियां लगातार ऐसा परचम लहराती रही हैं और आगे भी लहराती रहेंगी, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो लड़कियों का ही है। नहीं सर, मुझे जहाँ तक अनुभव है इस फील्ड में, तो मैंने देखा है कि कन्याओं का दिमाग लड़कों से अच्छा चलता है, लेकिन शर्त क्या है, उनका दिमाग 2-3 घरों तक डाइवर्ट रहता है। तो उससे क्या है, कुछ कन्या उसमें फ्रीडम नहीं उतर पाती, लेकिन जो उतरती है ना वो टॉप कर जाती हैं। ये हमारे क्षेत्र की जो मानसिकता है, या फिर भारत की मानसिकता कह लें, तो अभी भी हम पुरुष प्रधान समाज में जी रहे हैं, और पुरुष प्रधान समाज के कारण ही नारी का आज भी कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा हम लाभ नहीं ले सकते जो कि समाज का भाग में लेना चाहिए, उतना नहीं ले पा रहे हैं। आज का दौर भी यही है कि नारी को जब तक आगे नहीं लेके आओगे तब तक समानता नहीं आएगी। जेंडर इक्वलिटी हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहल करने में बहुत ही कम लोगों की भागीदारी है। जैसे कि सर आप, हाँ सर, जैसे कि मैं बात करूं, जो आपकी जो जर्नी रही है, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। जैसे आपने कहा कि हिंदी साहित्य जो है, जैसे अभी आगामी परीक्षाएं पटवारी की आने वाली हैं, आगामी परीक्षाएं जेल पुलिस की आने वाली है, और MPSI आने वाली है, तो इसके लिए हिंदी के लिए आपने किस प्रकार से रणनीति बनाई कि आप हिंदी से आज लेक्चरार हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ PEV के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी बहुत सरल आती है। हमको ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। केवल 1 या 2 स्टैंडर्ड बुक अगर हम ले लेते हैं और अपने गुरु पर विश्वास करते हैं और लगातार निरंतर मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो निश्चित ही आप 70 में से अगर ऐसा ही 70 की आ रही है हिंदी,
तो आप 68, 69, 70 तक मार्क्स लेके आ सकते तो हैं। आपने उस प्रकार क्या रणनीति अपनाई, जैसे कि एसआई एग्जाम निकाला आपने? जी, सबसे पहले एसआई एग्ज़ाम को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जनरली क्या होता है, एक पोर्शन हम जीएस का बांट लेते हैं जिसमें मैथ वगैरह सब इंक्लूड रहता है, दूसरा पोर्शन हम हिंदी बांट लेते हैं और तीसरा पोर्शन जो होता है वो इंग्लिश बांट लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं इन 3 हिस्सों में से कि हम लोग मान के चलते हैं कि 65 प्लस यदि हिंदी में आते हैं और इंग्लिश में 25 प्लस आते हैं, जो कि आजकल की डिमांड है। अगर इससे कम रहते तो सिलेक्शन की उम्मीद कम हो जाती, क्योंकि जीएस वाले पोर्शन में हम कितना भी अच्छा कर लें, मैथ रीजनिंग सभी लोगों की एक जैसी नहीं होती है, तो वो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है 80 मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे ऊपर जो लोग जाते हैं उनका ये है कि अच्छी पोस्ट पे वो पहुँचते हैं और बेहतरीन यानी कह सकते हैं कि स्पेशल ब्रांच उन्हें मिल जाती है, नहीं तो पीसी तक आके लटक जाते हैं, प्लाटून कमांडर बन के रह जाते हैं, इससे कम मार्क्स आते हैं। तो कम से कम ये प्रयास करिए कि जितना भी हो सकते हैं उसके प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और एरर फ्री लगाइए। सबसे बड़ी समस्याएं हम लोगों के साथ जो होती हैं वो एरर की होती हैं कि हम लोग क्या है 50 किताब लगाते हैं और 50 किताब लगाने से उनमें वेरिएशन आता है, वो वही वेरिएशन आपको क्या करता है, परीक्षा से बाहर कर देता है। ठीक है। नहीं, जैसे कि आपने हिंदी में क्या रणनीति अपनाई? हिंदी में मेरे पास एक ही बुक थी हिंदी की, ठीक है, और उसके अलावा मैंने 2 बुक, एक राघव प्रकाश की आती है पिंक पब्लिकेशन की और दूसरी हरदेव बारी। दोनों में से कोई भी एक बुक यदि आप लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि अगर हरदेव बारी लगा दी तो आपको जीवन में कोई और किताब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बशर्ते कि वो पूरी लग जाए। लेकिन क्या है, मोटी है, थोड़ी लेंदी है, लोगों को ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यदि आपको 70 में से 70 हिट करने हैं तो आपको एक बार मेहनत करनी ही पड़ेगी और निश्चित ही आप यदि लगा लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि एग्जाम से पहले ही आप सूबेदार की तरह चलना सीख जाएंगे। नहीं, जैसे कि आपने तो खैर हिंदी साहित्य से ही भैया आपने यूपीएससी लिखा है, हिंदी से ही आपने आज शिक्षक हैं, हिंदी की व्याख्याता हैं आप, तो भैया आपकी बात को तो मानेंगे स्टूडेंट, क्यों नहीं मानेंगे भाई? आपने तो इसको करके दिखाया है। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिस बुक के साथ, कोई भी एक बुक पकड़िए, आपको 10 बुक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। होता यह है कि हमारे यहाँ होता यह है कि एक छात्र ने कहा कि मुझे वो बुक मैं ले आया हूँ, तो दूसरा लड़का कहता है लाइए मुझे दिखाइए, और देखता है, देखने के चक्कर में वो उस पूरी किताब को पढ़ डालता है, फिर पता चलता है कि जो अपनी किताब रिवाइज करनी थी उसे रिवाइज ही नहीं कर पाता। सबसे बड़ा एग्जाम में फेल होने का कारण ये है कि जो हमने याद किया है वो समय पे हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। सर लगातार मेहनत कर रहे हैं और सर के द्वारा जो गुरु मंत्र आपको दिया जा रहा है उस गुरु मंत्र को आप जब तक रिपीट नहीं करेंगे, माला नहीं जपेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। यानी समर्पण बहुत आवश्यक है। समर्पण, मेहनत और ईश्वर की कृपा और आपके गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद और सही दिशा में कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है तो निश्चित ही आप हरदेव बारी जो बुक है उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हरदेव बारी और आपने राघव प्रकाश की कोई, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए, बेहतर बुक है। पिंक पब्लिकेशन के नाम से। तो ये जो भी छात्र हैं जो सुन रहे हैं इस क्लास को, तो वो चीज़ ध्यान रखें, सर के माध्यम से जो एडवाइस दिया गया आपको कि हरदेव बहारी और राघव प्रकाश की जो हिंदी की बुक आती है, ये आपको आम व्यक्ति के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, ये उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, यानी हिंदी के व्याख्याता, इन्होंने हिंदी साहित्य से ही यूपीएससी का मेंस लिखा है। यानी आप समझ सकते हैं कि भाई कितना लंबी जर्नी रही हिंदी से संबंधित। तो उसके माध्यम से जैसे आगामी परीक्षाएं जैसे आने वाली हैं, जेल पुलिस, पटवारी और एसआई, सब में हिंदी आता है। बिल्कुल सब में आता है। इसके साथ अगर इस बुक को आप फॉलो करेंगे और थोड़ा पत्र लेखन पर काम कर लेंगे तो एमपीपीएससी में भी आपके 170 प्लस मार्क्स आएंगे। मेरे स्वयं 170 मार्क्स आए हुए हैं एमपीपीएससी हिंदी में 200 में से। चलो मैं भी आपसे मार्गदर्शन लूँगा, क्योंकि हिंदी का मैंने जब 2017 का मेंस लिखा था तो स्टार्टिंग ही दौर था और तो मेरा 120 स्कोर था उसमें हिंदी में। आप निश्चिंत रहिए, आपके 150 एक ही बार में आ जाएंगे, 150 से नीचे नहीं रहेंगे। तो इसका मैं भी मार्गदर्शन लूंगा आपका, ऐसा नहीं मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, आप हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, आप तो कभी भी आए। नहीं, देखो ये है कि देखो मेरा मानना है कि ज्ञान की कोई वो नहीं होती, ज्ञान तो जहाँ से मिले वहाँ लेना चाहिए, मित्र दे, भाई दे और बड़ा भाई दे, कोई भी। बिल्कुल, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैसे लगभग हम लोगों की एज 32-33 हो गई है, तो हम लोग उतना करंट पे पकड़ नहीं रखते। नए लड़के जो हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं, करंट पे अच्छी पकड़ रख रहे हैं, तो उनसे हमें सीखने के लिए मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे मित्र हैं, छोटे अनुज हैं, उनका क्या है, मार्गदर्शन ना होने के कारण वो गलत दिशा में जाते हैं।
हमारे करंट हो या किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो थोड़ी बदल गई हैं। बदल कैसे गई हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि चलिए ओपन आ गए टेनिस में तो ओपन पढ़ने लगे, ओपन पढ़ने लगे तो ओपन की एक सीरीज होती है कि भैया कहाँ से शुरू होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे जाते हैं, कहाँ कौन सा सबसे पहले होता है, कौन सा सबसे आखिरी में होता है। फिर उसमें देखें कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, यदि भारत का प्रतिनिधित्व किया है तो उसे इंगित करें, यदि उसने कोई टाइटल जीता है तो उसे इंगित करें। इस तरीके से करेंगे तब जाके हम विजेता उपविजेता महिला पुरुष वर्ग में देखें। ठीक है, थोड़े मैदानों के बारे में आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि विश्व के सभी खेल मैदान जो होते हैं वो सभी कैसे नॉर्थ साउथ बनाए जाते हैं, यानी उत्तर दक्षिण बनाए जाते हैं। केवल एकमात्र मैदान ऐसा है, ये MPPSC का क्वेश्चन भी है, जो कि पूरा पश्चिम बनाया जाता है, तो वो है खो खो का मैदान। तो जब खो खो के मैदान को पढ़ रहे हैं तो थोड़े मैदान से संबंधित जो नियमावली हैं थोड़ा सा देख लें, तो आपको शब्दों को, जो हम कहते हैं ना कि एक शब्द आया, इस शब्द को हम पढ़ेंगे कैसे। हमारे यहाँ सभी के यहाँ लगभग ताश खेले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से आपके घर में भी खेले जाते होंगे, पड़ोस में खेले जाते होंगे। लेकिन यही ताश कहते हैं कि ताश खेल के जुआड़ी बनते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ताश खेल के आप ओलंपिक में गोल्ड लेके आ सकते हो। तो कौन सा ऐसा खेल है ताश का जो ओलंपिक में गोल्ड दिला रहा है? सही है, उसकी जानकारी होना आवश्यक। तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करना पड़ेगी। आप नवयुवा हैं, आप में जो एनर्जी है, और जो हमारे सर हैं वो भी अभी नवयुवा हैं, उनमें भी एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जब फ़ोन पे बातचीत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ापे से थोड़ा पीछे की ओर लौट रहा हूँ और जवान महसूस करता हूँ। और सर से अभी 7-8 दिन पहले बात हुई थी, तो सर से ऊर्जा मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं टाटा टोपे फिजिकल कॉलेज में 5 दिन के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के लिए चला गया था। नहीं ऐसा नहीं सर, आप सम्मान नहीं हमारे लिए। तो ये कि आपको ये जर्नी वो बहुत अच्छी लगी, जैसे आपने बताया कि मैं दिल्ली गया और ताऊ जी मुझे छोड़ने गए, उनसे पहले आप आ गए। तो दिल्ली की कुछ जर्नी बयां करें बच्चों को वो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट बताएं। हाँ, दिल्ली में 1118 में मेरा आवास था और मेरा रूममेट चूनाराम कासवा था और होम सिंह चाड़वाल थे। चूनाराम कासवा जो वर्तमान में इस समय प्रतापगढ़ SP हैं, IPS हैं। 2000 आपके जो मित्र हैं वो SP? हाँ, मेरा रूममेट। ठीक है, तो 2013 बैच के वो IPS हैं, और जो होम सिंह चाड़वाल है वो 2012 बैच का असिस्टेंट कमांडेंट BSF है, इस समय कमांडेंट है। यानी वो कमांडेंट है, वो SP है, वो आप शिक्षक है। हाँ। यानी कि आपका जो कमरा है बहुत गुड लग रहा। नहीं, वो पूरा फ्लोर ही गुड लग रहा। उसमें लगभग 90 लोग थे ऊपर से नीचे तक। तो 90 में से लगभग 86 लोग A या B क्लास जॉब में हैं। ग्रेड 1 और 2 में? 2 में है, हाँ, एक में सब। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए मैं बताऊं, वहाँ पे जो वो 1118 की बिल्डिंग है वो मेरिडियन की द अशोक सिंह, द इस वजह से लगाता हूँ कि उन जैसा कोई दूसरा है नहीं दुनिया में। मेरिडियन के नाम से उनकी संस्थान है, तो उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे ही वहाँ पे रहते थे। ये बहुत कर रहा स्कोर हो गया सर। हाँ, 90 में से 86। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आज दिनांक तक यही स्थिति है। और अशोक सिंह जी अपने आप में GS के क्षेत्र में कहते हैं कि 20 पितामह माना जाता है उन्हें। आज दृष्टि है, दृष्टि से पहले वही थे, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया तो अन्य संस्थान आ गए। यानी शुरुआत उन्होंने की थी उस दौरान। हाँ, बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति। जैसे आपने दिल्ली में जो स्ट्रगल किया, तो आपने UPSC की क्या जर्नी रही, आप बच्चों को बयां करें थोड़ा सा। देखिए, UPSC उस समय ऑप्शनल हुआ करता था 2012 से पहले। तो UPSC वास्तव में उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि UPSC का जब एग्ज़ाम होके आता था, प्री का ही बता रहा हूँ, तो प्री के रिजल्ट से पहले जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद मॉडल जो आंसर शीट आज व्हाट्सएप पर मिल जाती है ना, पहले 4 से 5 दिन कोचिंग बंद रहती थी, क्योंकि आंसर मिलता ही नहीं था टीचर को भी। वो भी बेचारा क्या है, ढूंढने का प्रयास करता था। जब उसे मिल जाता था तो उसके बाद वो आंसर शीट निकालते थे, तो आता था। संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती थी। UPSC हो, PSC हो, इसमें क्या है, नीरसता बहुत जल्दी आती है। नीरसता का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मैंने 2010 से देना शुरू किया और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक नहीं हो रहा है, और हम लोग नीरस हो गए कि अब मेरा भविष्य में होगा नहीं। और एकाएक पता चला कि आपने 21 का दिया, 21 में आप डिप्टी कलेक्टर बन गए। तो ये तो रहता है। इस परीक्षा का सीधा एक मूल मंत्र है कि जहाँ नीरसता आए वहाँ से आगे आप बढ़ोगे तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दिल्ली में सबसे पहले संघर्ष की स्थिति यही है कि एक तरफ जब बिहारी जो मेरे मित्र थे और राजस्थान के जो मित्र थे, उन्हें देख के मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाता था। उसका कारण ये था कि हम लोग पढ़ने वाले 2-2.5 घंटे वाले, और मेरा जो मित्र था धर्मेंद्र, जो इस समय प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी में,
तो जब मैं उसे देखूं सोते हुए, मैं सोऊं तब भी वो जाग रहा है, जब मैं जागूं तब भी वो जाग रहा है, मैं कोचिंग जाऊं तब भी वो जाग रहा है, कोचिंग से लौट के आऊं तब भी जाग रहा है, रोटी खाऊं तब भी जाग रहा है, और सामने किताब रखें। मैंने कही साहब कर क्या रहे हो? कि पढ़ रहा हूँ। मैंने कही सोते कब हो? कि 3-4 दिन में एक दिन। तो ये भी रहता है। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ। मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी मैं ऐसे पढ़ूंगा तो पागल हो जाऊंगा। मम्मी ने कही ऐसे ही पढ़ना है तुम्हें। मैंने कही ये लौटने नहीं देंगे। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं हम साइकोलॉजी, जो हमारी साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी को बिल्कुल चेंज कर देते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन उससे क्या मिलता है? अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हो तो मेहनत करने की एक इच्छा शक्ति जगती है। जो व्यक्ति 2-2.5 घंटे 4 घंटे पढ़ता है, जो एमपी के लोगों में खास विशेषता होती है कि वो 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ते नहीं है, तो हम तो 4 घंटे वाले थे उस समय, तो हम लोग भी 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूपीएससी के कुछ एग्जाम जो आसपास के होते हैं, यूपीएससी इतिहास सब्जेक्ट से मेरा नहीं हुआ था, फिर मैंने सोशोलॉजी लिया था, तो एक बार यूपीएससी प्री देने का भी मौका मिला था, तो उसमें मैं क्वालिफाई कर गए थे क्योंकि उसका कट ऑफ काफ़ी कम रहा था। लेकिन जब से सीसेट आया तो सीसेट के साथ ही क्या है कि हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन होना ही बंद हो गया। फिर हम लोगों ने सीसेट हटाओ आंदोलन चलाया था, जिसमें हम लोगों ने 4 साथी अपने खोए थे। 4 साथियों की डेथ हुई थी उसमें आंदोलन के दौरान। उनका हम डेथ इस वजह से मानते हैं क्योंकि आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ थी एसएफएस में जो हमारा फ्लैट था उसके नीचे खड़ी थी, वो लेने ही कोई नहीं आया। तो हम ये मानते हैं कि वो है ही नहीं इस दुनिया में। हो सकता है कि हों, तो ऐसी स्थिति भी रही थी। उसके बाद जब एमपी में आए तो एमपी में काफ़ी संघर्ष किया। शिक्षक भर्ती निकली थी, शिक्षक भर्ती को क्वालिफाई तो किया। आपका जो अभी आपने जो जिस पद पर पदस्थ हैं आप, हिंदी व्याख्याता के पद पर या उच्च माध्यमिक शिक्षक पर, तो आपने इसमें किस समय का एग्जाम दिया और कब आपको नियुक्ति हुई और क्या संघर्ष रहा इस दौरान? जी, एग्जाम तो 2018 में हो गया, और नियुक्ति जो आती है तो नियुक्ति तो आज दिनांक तक चली रही है। जैसे मेरी तो नियुक्ति अक्टूबर 2021 में हो गई थी, लेकिन मेरे मित्र हैं वो आज भी लाइन में लगे हुए हैं और लगभग 1 साल और चलेगी ये भर्ती। तो इस संघर्ष के दौरान तो ये मान लीजिए कि भूख हड़ताल, मुंडन और ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी। स्थिति ये रही थी कि थानों में बैठने तो रोज़मर्रा का काम हो गया था। जैसे हम कहीं भी जाते थे तो सीआईडी का फ़ोन है, कहाँ जा रहे हो? अगर मुरैना छोड़ के जा रहे हो, ग्वालियर छोड़ के जा रहे हो तो पहले आओ, आमद दो। जैसे हम एक बहुत बड़े अपराधी थे, उस अपराध के कारण जैसे हमने परीक्षा पास कर ली थी, तो ऐसे हाजिरी देने जाते रजिस्टर पर रोज़ाना एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा था कि भैया आज यहाँ जा रहे हैं, यहाँ गए थे, इनसे मिले थे, ज्ञापन देने जा रहे हो, किसे देने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ये कसमकस की स्थिति है आज भी। आपने एक जॉब पाने के लिए संघर्ष किया है। जी 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 जी। और मैं सर की जर्नी बता दूं, सर ने ही बयां किया, मैं भी अपनी तरफ से बयां कर दूं कि सर ने जो 2018 का जो उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा जो दी, उसमें सर ने क्वालिफाई किया। उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ा, कईयों बार आंदोलन करने पड़े, कईयों बार लाठियां खानी पड़ी, कईयों बार थाने तक जाना पड़ा, तब जाके सर की नियुक्ति हो पाई। जी, मेरे और इसमें कईयों आपके साथी हैं वो अभी भी नियुक्ति का इंतजार में हैं। नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और मेरे करीबन 21 से 22 लोग ऐसे हैं, मित्र हैं, जिन पे एफआईआर प्रशासन के द्वारा की गई। हालांकि सरकार के द्वारा बाद में उसे वापस लेने का प्रयास किया गया, और वो लगभग मेरे हिसाब से आज फाइनल हो चुकी है कि वापस ली जा चुकी है। तो हम लोग तो उस दौर से भी गुजरे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई भी बेरोजगार है, यदि उसे जॉब मिल रही है तो उससे 3 महीने के अंदर जॉब फाइनल कर देनी चाहिए। अगर वो मेरिट में आया है तो उसकी जॉब से जल्द हो जाए। अगर जल्द से जल्द हो जाएगी तो उसे भी एक संतुष्टि मिलती है, साथ में परिवार में एक सम्मान। हम ये शासकीय नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समाज में जो हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार है, उसमें प्रतिष्ठा का जो चिन्ह है वो केवल आपकी शासकीय नौकरी है। आप प्राइवेट सेक्टर में लाखों कमा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी जो सरकारी नौकरी के प्रति जो एक देखने का नज़रिया है वो अलग है। यानी कि आपने जो संघर्ष किया है वो सराहनीय है। यानी कि एक शिक्षक की जॉब पाने के लिए लाठियां तक खानी पड़ी। तो इसमें ये भी है, मैं उन जो आपके साथी हैं या जो आपके का उन सबके साथी माने जाएंगे, वो जो मेरा भी एक मित्र है सुनी वाजपेयी, संस्कृत से अच्छा स्कोर है उसका, लेकिन आज भी मेरी करीबन 8 दिन पहले मेरी बात हुई उससे, तो उसका एक कहना था अभी भी बेटिंग कर रहे हैं। तो उसने क्या सोचा कि अब मैं लॉ की डिग्री कर लेता हूँ, वकील ही बन जाता हूँ, कुछ नहीं है तो, क्योंकि एज निकल चुकी 26-27 साल, लगभग 37-38 साल हो गई है उसकी एज। तो उसने सोचा अब क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ लोग आज भी वेट कर रहे हैं।
तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ संघर्षशील जीवन है व्यक्ति का। जीवन संघर्ष है, जॉब में आने के बाद भी आपका संघर्ष बना रहेगा, और आगे भविष्य में आपको प्रमोशन चाहिए या वरिष्ठ पद पे चाहिए या बड़ी तैयारी करके आपको अच्छे पद चाहिए, तो उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष ऐसा है कि आज लग रहा है कि टीचर की जॉब बड़ी आसान है। टीचर की जॉब जब से मुख्यमंत्री जी ने CM राइज प्रोजेक्ट लाया है तो 10 से 12 घंटे की हो गई है, और 10 से 12 घंटे के बाद आप घर लौटोगे। घर लौटने के बाद आप अपनी अगले जो पड़ाव है उसके लिए तैयारी करेंगे तो आपको 6 से 7 घंटे चाहिए, यानी 18 घंटे आप वर्कआउट करने के बाद आप सोचिए कि अब आपको अगला पड़ाव मिलेगा। ठीक है, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, भड़ाना जी से बड़ी चर्चा होती रहती है कि व्यक्ति UPSC या MPPSC देना शुरू करे तो मेरा ये मानना है कि वो 25-26 साल तक दम लगा के वो दोनों एग्ज़ाम को दे, लेकिन जैसे ही उसे लगे कि 25 और 26 के हो गए हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़े समय के लिए वो डिले कर ले और वनडे एग्ज़ाम के द्वारा एक जॉब को सिक्योर कर ले। उससे क्या है कि जब आपके पास एक जॉब होता है तो आप में कॉन्फिडेंस होता है और आप आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। जैसे कि मैं बात करूं इसमें कि आपने जो संघर्ष किया बच्चों को, इसमें आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, तो आप थोड़ा जैसे ग्रेड जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है उसके थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दें। जी, सिलेबस में मुख्यतः ये रखिए कि 100 मार्क्स का तो आपका जो हमारा मूल विषय है हिंदी, इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके लिए व्यक्ति को ज़्यादा नहीं, केवल सरस्वती पांडे की एक बुक आती है, उसी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। केवल एक ही बुक है जिसको हमको ज़्यादा नहीं, बस सरस्वती पांडे जी की जो बुक है हमें केवल वही पढ़ना है, इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसी से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो आप एस गुप्ता की ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं भागना है। इसके अलावा 50 नंबर का जो रहता है वो मैसेलेनियस रहता है। इसमें आपकी हिंदी भी आएगी, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, आपकी पेडागोजी भी आएगी, और GS का छोटा सा कंटेंट जो होता है वो भी आएगा। यानी इसमें बाल विकास, मैथ, रीजनिंग और जी ये वाला पोर्शन। हाँ, इसमें बाल विकास नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उसके लिए बाल विकास नहीं होता, शिक्षा शास्त्र आता है। अच्छा, शिक्षा शास्त्र आता है। तो शिक्षा शास्त्र में आपके पढ़ाने की जो तकनीक है उसके बारे में पूछा जाता है। तो बेहतरीन तरीके से आपको इतनी साहित्य नहीं, जो हिंदी साहित्य आपका यहाँ कितना स्कोर आपके लिए उचित रहेगा? यहाँ हिंदी साहित्य में अगर आपको अगला जो भी एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम लगभग 116 से 120 के आसपास UR कैटेगरी में रहा था, तो अगली बार यदि आपको सोच रहे हैं तो वो 120 प्लस चाहिए। तो 130 के राउंड में, हाँ 120 प्लस मिनिमम चाहिए। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो 125 प्लस। ठीक है, तो इस दौरान आपको मार्क्स को जो बांटना है, इस तरीके से मार्क्स को बांटना है कि यहाँ पर आपके 85 मार्क्स आपके यहाँ आ जाएं और उसके बाद शेष बचे हुए मार्क्स यहाँ आ जाएं। यहाँ पे लोगों के द्वारा 95 मार्क्स तक गेन किए जाते हैं, क्योंकि विषय एक ऐसा है जिसमें वो कितना भी डीप जाएंगे आप क्वेश्चन बना दोगे। लेकिन आपका रीजनिंग है तो रीजनिंग में तो आपको पता है यदि क्वेश्चन बनता है तो सिंगल टाइम में बन जाता है, नहीं तो आप लगाते रहिए, वो बनेगा नहीं। और विशेषकर हम लोग आर्ट के सब्जेक्ट के छात्र हैं, तो आर्ट के सब्जेक्ट के छात्र यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो रीजनिंग से उनसे क्या है कि पता नहीं, मैथ और रीजनिंग से उनका चूहा बिल्ली वाला समझ सकते हैं आप, विरोध की स्थिति रहती है, कनेक्शन नहीं बन पाता। क्योंकि हमको कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास इनमें पढ़ने में रुचि ज़्यादा होती है। कहाँ ये आप ये देख लीजिए कि ट्रायंगल बना दिया तो इस ट्रायंगल में उनने पूछ दिया कि कितने ट्रायंगल है, 4-5 ट्रायंगल बना के, तो उसमें कहाँ लगाएंगे दिमाग। यानी कि आप एक चीज़ और क्यों, बच्चे ज़्यादातर डिमोरलाइज हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ क्यों, तो सरकार की नीतियाँ भी हैं। जैसे कि मान लो PSC ले लो आप, 2019 का पेपर आज दिन तक क्लियर नहीं है। जी मैंने भी लिखा था मेंस, प्री भी निकाला, मेंस भी दिया, अभी तक ये नहीं पता, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, कहा कि उसको दोबारा रिजल्ट लाया जाए। तो चलो रोजगार, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं वहाँ से कमा रहा हूँ। जी। लेकिन जो और छात्र हैं, जैसे कि और भी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, कोई फॉरेस्ट की कर रहा है, कोई पटवारी के लिए लक्ष्य बना के रखा है, विगत 2-3 साल हो गए भर्तियाँ नहीं आ रही हैं,
तो उनको इस दौरान अपने को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सेल्फ मोटिवेट के लिए ये है कि आप अपने आसपास के लोगों के, सबसे पहले क्या है, आप अपने परिवार का संघर्ष देखिए कि वो आपको किस संघर्ष के साथ पढ़ा रहे हैं। मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग में जो व्यक्ति हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि उनके पास पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। उसके बाद वो तैयारी उनके माता पिता के द्वारा कराई जाती है, भाई बहनों के द्वारा कराई जाती है। तो उस दौर में वो किस तरीके से बेहतर करें, एक तो ये। दूसरी चीज़, आपके पड़ोस में देखा आपने कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उससे सफलता प्राप्त की है, तो सफलता कैसे प्राप्त की है, कितना संघर्ष किया है। यदि मुझसे कोई प्रेरित होना चाहे तो भैया, मेरा 33 साल की उम्र में या 32 साल की उम्र में जॉब हो रहा है, तो मेरी जो 10 साल की जो जर्नी है उस दौरान मैंने क्या किया। अगर मैं वहाँ पर ये पढ़ाई, अगर मैं 25 साल की उम्र में 26, 27, 28 पर रोक देता तो आज मैं इस पद पे होता नहीं होता, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो है वो स्वयं आती है। आपने जो 10 साल का जो गैप है, आपने जो एग्जाम दिए, इस दौरान कोई प्राइवेट जॉब की आपने या इसी पर लगे रहे? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शादी जो है 2012 में हो गई थी। उसके बाद मैं भी टीचिंग में था, लगातार मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, तो उससे एक प्रॉपर अर्निंग थी मेरी और ठीक ठाक अर्निंग थी, जिससे मेरा परिवार भी चल जाता था, कुछ सेविंग भी हो जाती थी, ठीक है। बुद्ध का एक जो सार है वो मैं आपको बताता हूँ। बुद्ध भगवान कहते हैं कि गुरु, जब उनसे पूछा गया कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया, तो उन्होंने कहा, मुझे गुरु ने अंतिम पड़ाव पर ले जाके छोड़ दिया, उसके बाद बता दिया कि यहाँ से आगे आपको देखना है। यानी गुरु आपको लक्ष्य के बिल्कुल बिंदु तक ले जाके छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद कदम बढ़ाना आपका और होता है। अगर बढ़ाना सर आपको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं तो उनका लक्ष्य है कि वो लाइन तक आपको ले जाएं, लेकिन क्रॉस तो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए बढ़ाना सर आपका सहयोग नहीं करेंगे, आपको स्वयं में ही ज्योति ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। हम मेरा लक्ष्य यही था कि मैंने सीरीज इसलिए चालू की है कि जो भी बच्चे डिमोनेटाइज हो जाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हर 8 दिन बाद एक नए महानुभूति कह सकते हैं या हम सम्मानीय व्यक्ति कह सकते हैं, उनको लाता हूँ चैनल पर। मैं निवेदन करने के बाद आते हैं सब, और सब हमारे मित्र ही हैं जो समय दे रहे हैं हमें। इससे क्या होता है कि सर बहुत लोगों को मोटिवेट मिलता है उससे। ये भड़ाना जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आदमी को इतना बड़ा बता देते हैं कि वो नीचे देखता है तो सब कुछ उसे छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मानिए कि भड़ाना जी आपके बुद्ध के वो गुरु हैं जो आपको बॉर्डर तक ले जाएंगे, लेकिन बॉर्डर क्रॉस तो आपको ही करना होगा। मित्र का इतना सहयोग है हमारे का कि बॉर्डर तक ले जा रहे हैं। नहीं, लोग बाग तो यहाँ पर केवल धन से संबंधित हो गए हैं, उन्हें केवल पैसा चाहिए, उन्हें छात्रों से मतलब नहीं है। इस चीज़ को विशेष गौर करें। भड़ाना जी सारा काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जो भी पैसे ले रहे हैं या पैसा की जो एक अपेक्षा है उन्हें, तो वो उतना ही जिससे उनकी संतुष्टि यानी परिवार का खर्चा वहन हो सके। बाद बाकी वो निस्वार्थ भाव से बहुत सी जगह पैसे को निवेश कर रहे हैं। ऐसे छात्र जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए वो खुले दिन से पैसे को एक तरह से खर्च कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। तो सर के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। सर, वो अंतिम रूप से आप ये बताएं सर, बच्चे को क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार से वो आपकी तरह एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाए, जो शिखर तक पहुंच पाए, क्योंकि आप एक राजपत्र के अधिकारी हैं, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। सबसे पहले तो अपने गुरु पे अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु पर विश्वास नहीं है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी नहीं, ये तो लक्ष्य है। तो गुरु पर विश्वास। दूसरी चीज़ स्वयं पर विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये तभी आएगा जब आप अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखेंगे। तीसरी चीज़ निरंतर, और जैसे आपके पास 24 घंटे होते हैं तो लोग बात करते क्या है कि 24 के 24 घंटे पढ़ना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उसमें क्वालिटी का पढ़िए। समय ज़्यादा नहीं देना है, समय भले ही कम दें। आप दूसरा अगर 12 घंटे 14 घंटा पढ़ रहा है तो आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन 8 घंटे उसी पे। ऐसा नहीं कि आपका इधर टेस्ट लगा रहे हैं और टेस्ट के साथ उधर व्हाट्सएप पे हाय आ गया तो हाय के बाद आपने बाय कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या है, दिमाग जो डाइवर्ट हुआ तो उससे आपका एक तरह से मानसिकता बदल गई। तो गुरु के संपर्क में रहिए और लगातार प्रयास करिए, बस। इसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं है। आपका संघर्ष ही आपकी सफलता का घोतक सिद्ध होगा। गुरु पर विश्वास, खुद पर विश्वास, मेहनत और ईश्वर की कृपा और हमारे वरिष्ठ जनों और परिवार और जो भी प्रभु ईश्वर हैं उनका आशीर्वाद कृपा आप पर बनी रहेगी। आप निश्चित ही सफल होंगे, ठीक है।
कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सफलता असफलता के बीच में केवल एक शब्द आ का अंतर है। आ कब है? जब हम कोई भी काम करते हैं तो आ जरूर होती है, ठीक है। कुछ कष्ट होंगे सर, आपको कभी मेरे को लगता है कि पढ़ाते समय आपको डांट देते होंगे तो आपको लगता हो, बहुत बुरा लगता हो, आ निकल जाती होगी कि सर ने कैसे कह दिया। लेकिन वही आहा जब निकाल देंगे असफलता में तो सफलता सर के माध्यम से ही आपको मिलेगी। आप प्रयास करिए, सर पर भरोसा रखिए। और सर एक बार मैं सर का पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंच साझा करने के लिए मुझे आज जगह दी। आपका तहे दिल से धन्यवाद मेरी ओर से और चैनल की ओर से और बच्चों की ओर से भी मैं ही आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, आपने जो संघर्ष किया है, 10 साल का जो आपका संघर्ष रहा, और आपको एक एसपी जो आपने क्या नाम बताया सर का? चूनाराम कासवा। हाँ, जो आपके मित्र भी रहे, तो आपका जो लॉबी रही वो बहुत अच्छा रहा। कहते नहीं जो स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है, मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले, उनका कहना था शिक्षा की डेफिनेशन क्या है, तो उनका ये मानना था शिक्षा की डेफिनेशन ये आपके आसपास का जो वातावरण है, अगर वो शिक्षित है यानी आप भी शिक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल यथार्थ बात कही है कि यदि आप शिक्षित हैं तो जैसे आजकल एक समस्या चल रही है कि हम लोग बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन और गवर्नमेंट एजुकेशन दोनों के लिए स्कूलों में भेज रहे हैं अपने तरीके से, और बच्चे को पढ़ाने के लिए हम ट्यूशन यानी टीचर को हायर कर रहे हैं, वो घर आके बच्चे को पढ़ा रहा है। मैं ये गारंटी आप घर में प्रयोग करके देख लीजिए, यदि आपके बच्चा आपके पास है और तो आप अपनी स्टडी लगाइए, बच्चा आपका स्वतः ही पढ़ने लगेगा। उसे आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं होगी, किसी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बच्चा आपका बेस्ट से बेस्ट करेगा। लेकिन हम लोग करते क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग घर आके मोबाइल खेलते हैं, तो बच्चा भी मोबाइल खेलेगा, स्वाभाविक है। धन्यवाद सर, आपने जो समय निकाला इसके लिए। जी धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि चैनल को जल्दी से लाइक शेयर करते रहें, और इसी तरीके से इस शिखर पथ सीरीज में कई नए लोग आके आपका मार्गदर्शन करेंगे। और भड़ाना जी का एक बार फिर से धन्यवाद कि वो काफ़ी अच्छी पहल कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।